हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट के संबंध में, यानी बजट 2026 जो आज ही आया है उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या क्या अमेंड किए गए हैं और जीएसटी से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें उसमें लाई गई हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सेक्शन 137 से 141 तक की बात की गई है, जिसमें एक तो वैल्यूएशन की बात की गई है, रिफंड की बात की गई है और अपील के संबंध में बात की गई है। तो आइए हम लोग उसको आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो संशोधन के प्रमुख स्तंभ जो हैं, पहला है मूल्यांकन और छूट। मूल्यांकन और छूट में क्या किया है इन्होंने, धारा 15 के बारे में बात की है। धारा 15 और 34 में बदलाव किया गया। क्या? आपूर्ति के बाद दी जाने वाली छूट और क्रेडिट नोट्स के लिए नई शर्तें। आपको मालूम ही है कि जब सप्लायर हमें सप्लाई कर देता है और सप्लाई करने के बाद अगर वो हमें कोई डिस्काउंट देता है तो उसका वो क्रेडिट नोट जारी करता है, और जो क्रेडिट नोट जारी करता है उसका हमें आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता है। तो एक तो ये बात इन्होंने की। दूसरी बात की इन्होंने रिफंड प्रक्रिया के संबंध में, जिसमें इन्होंने संशोधन किया धारा 54 में। इसमें जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होती थी उसके संबंध में बात किया, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और विवाद और समाधान के संबंध में इन्होंने धारा 101A में एक नया उपखंड जोड़ा है, जिसमें इन्होंने बताया है राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण के गठन तक मौजूदा प्राधिकरण की शक्तियाँ। यानी इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे सरल किया जा सकता है मौजूदा प्रक्रिया को। तो उस संबंध में आगे उन्होंने इसके बारे में बताया है कि कैसे इसके सरलीकरण के विषय में वो विचार कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आईजीएसटी में स्थान की आपूर्ति के संबंध में जो एक प्लेस ऑफ सप्लाई दिया गया था आईजीएसटी में, उसका भी एक ओमिशन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और बहुत जल्द आपको इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आती है आपूर्ति के बाद की छूट की, यानी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की। तो उसमें मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो सप्लायर द्वारा सप्लाई की जाती है और उसके बाद जो डिस्काउंट दी जाती है और क्रेडिट नोट जारी किया जाता है, उसके संबंध में इन्होंने बहुत कानून को स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है कि उसका जो रिसिपिएंट है यानी जो परचेजर है वो उसका रिवर्सल करेगा और रिवर्सल उसको करना अनिवार्य होगा। इसके संबंध में इन्होंने इसके संबंध में बताया है, यानी रूल्स को और सख्त करने जा रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर जो ये बताया धारा 34 के सब सेक्शन 1 में संशोधन किया है। उसने किया वेयर अ टैक्स इनवाइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज आर बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवाइस इज फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। तो अभी तक उसमें अगर कोई शॉर्ट सप्लाई हो जाती थी या कम सप्लाई हुई या ख़राब सप्लाई हो गई, उसमें जो वो क्रेडिट नोट जारी करते थे, लेकिन पोस्ट सप्लाई के बाद कई बार वो डिस्काउंट के लिए भी क्रेडिट नोट जारी करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसको जोड़ दिया है कि अगर डिस्काउंट की बात आती है तो उसका भी आप क्रेडिट नोट जारी करेंगे और उसका अनिवार्य रूप से रिवर्सल करना पड़ेगा। धारा 34 में अब धारा 15(3)(b) के तहत दी गई छूट को स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। पहले केवल आपूर्ति में कमी यानी डिफिशियंसी इन सप्लाई का उल्लेख था, अब छूट यानी डिस्काउंट को भी क्रेडिट नोट जारी करने के वैध कारण के रूप में जोड़ दिया गया है। यानी अब डिस्काउंट के केस में भी आपको अनिवार्य रूप से रिवर्सल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो इसकी प्रणाली है, जो तरीका है, वो बता रहे हैं कि देखिए, पहले आपने सप्लाई की यानी आपूर्तिकर्ता माल सेवा प्रदान करता है, फिर आप छूट दे देते हैं, यानी सप्लाई के बाद आप छूट यानी डिस्काउंट दे देते हैं और उसके बाद आप क्रेडिट नोट जारी करते हैं, यानी आपूर्तिकर्ता द्वारा धारा 34 के तहत क्रेडिट नोट जारी करता है। अब होना क्या है, इस आईटीसी का रिवर्सल किया जाएगा। प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट संबंधित आईटीसी को रिवर्स करता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो रिवर्सल करना ही होगा। इसके बाद देखते हैं जो रिफंड के संबंध में इन्होंने संशोधन किया है वो, यानी धारा 139A अंतिम रिफंड प्रोविजनल रिफंड के संबंध में जो बदलाव किया है वो है धारा 54 सब सेक्शन 6 में।
अब अनंतिम रिफंड कुल दावे का 90% की गणना में उन दावों को भी शामिल किया जाएगा जो धारा 54(3) क्लास सेकंड के अनुलग्नक प्रोविजो के तहत आते हैं। यानी अब जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, यानी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और जो आईटीसी वो आप क्लेम कर सकते हैं, और उस दावे को प्रोविजनली तरीके से जब सेटल किया जाएगा तो उसमें आपको 90% तक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी शामिल कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने रिफंड के नियमों में जो प्रतिबंध हैं उनके बारे में भी बात की है। यानी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 सबसेक्शन 14 में नया स्पष्टीकरण दिया है। अदर दैन केसेस वेयर refund of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax। यानी संशोधन उन मामलों को बाहर करता है जहां माल का निर्यात टैक्स के भुगतान के साथ यानी विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया गया है और उस पर टैक्स रिफंड का दावा किया गया है। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि रिफंड की दोहरी गणना या गलत दावा न होने पाए। अब इन्होंने जो अपील के संबंध में बात की है वो देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, वर्तमान स्थिति है, अंतरिम मौजूदा प्राधिकरण है और राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण है। यानी मौजूदा प्राधिकरण जो भी इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी अथॉरिटी है, उससे भी ये काम ले सकते हैं। कैसे? जब तक राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण गठन नहीं हो जाता, सरकार परिषद काउंसिल की सिफारिश पर किसी भी मौजूदा प्राधिकरण एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को अपील सुनने के लिए सशक्त कर सकती है। यह कानूनी शून्यता लीगल वैक्यूम से बचने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये किया कि बार बार संसद में जा कर के उसको चेंज कराना, इसलिए इन्होंने ये पावर अपनी ले ली है और इस पावर के माध्यम से ये क्या करेंगे कि जीएसटी काउंसिल के माध्यम से सिफारिश करा करके जो हमारे पास इस समय एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं तो उनसे भी हम ट्रिब्यूनल का काम ले सकते हैं, जिससे जो मौजूदा समय पे बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है उसको आसान किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ट्रिब्यूनल से संबंधित जो बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं उनके सरलीकरण के संबंध में ये बात रखी गई है। मौजूदा प्राधिकरण का क्या अर्थ है? मौजूदा प्राधिकरण में एक अधिकरण ट्रिब्यूनल शामिल होगा। इसका अर्थ है कि ट्रिब्यूनल को राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्यों को संभालने के लिए सूचित किया जा सकता है। धारा 101B के तहत की गई अपीलें इस अंतरिम प्राधिकरण द्वारा सुनी जाएंगी। इसके आलावा आईजीएसटी में एक संशोधन किया है जिसमें इन्होंने सेक्शन 13 की उपधारा 8 के खंड बी को हटा दिया है, डिलीट कर दिया है और ये किया है आईजीएसटी अधिनियम दिया गया ओमिटेड। यह धारा सेवाओं की आपूर्ति यानी स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से संबंधित है जहां आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता भारत से बाहर है। इसमें एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था जब प्लेस ऑफ सप्लाई की सर्विसेज की बात आती थी और हमारा प्राप्तकर्ता या आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर से रिलेटेड होता था। तो इसके संबंध में भी इन्होंने क्लियर किया है। अब अगर हम इसको क्विक ढंग से देखें तो सेक्शन 137 और 138 में छूट और क्रेडिट नोट के बारे में बात की है जिसमें आईटीसी रिवर्सल सुनिश्चित करें और क्रेडिट नोट लिंकेज की जांच करें। 139 रिफंड की बात की यानी अनुपयुक्त आईटीसी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के लिए अनंतिम रिफंड दावों की समीक्षा करें। 140 में अपील की बात की यानी अधिसूचित मौजूदा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करें और 141 आईजीएसटी में इन्होंने बात की आपूर्ति के स्थान यानी प्लेस ऑफ सप्लाई के निर्धारण नियमों में बदलाव नोट करें। तो ये इन्होंने चीज़ें चेंज की हैं। अब इसमें जो निष्कर्ष और अनुपालन यानी कंक्लूजन एंड कंप्लायंस निकल करके आता है वो ये है कि प्रक्रियात्मक स्पष्टता, छूट और क्रेडिट नोट्स के बीच का लिंक अब कानून में स्पष्ट है। वित्तीय प्रभाव क्या हुआ? रिफंड तंत्र में बदलाव सीधे नकदी प्रवाह या कैश फ्लो को प्रस्तावित करता है क्योंकि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। कानूनी तैयारी क्या है? अपील के लिए अंतरिम प्राधिकरण की अधिसूचना पर नज़र रखें क्योंकि ऐसा कुछ इनके द्वारा ट्रिब्यूनल के लिए भी कुछ सरलीकरण किया जा सकता है। तो ये मेजर इसमें जो जीएसटी से संबंधित अमेंडमेंट थे वो मैंने आपके समक्ष रखे और इससे संबंधित जो आगे हम लोग इसको डिटेल में लेंगे इसको, क्योंकि आज ही बजट आया है और इसको जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से मैंने आपको डिटेल करने की कोशिश की है। इसके संबंध में और डिटेल्ड में देखने के बाद फिर मैं आपको एक वीडियो और अपलोड करूँगा। लेकिन इससे संबंधित अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी अपील कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।
इसके लिए अगर हमारी कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए भी हमें आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।